Welcome to Nerdy Side, Chapter 9, Hydrocarbons, Part 1, Alkanes. चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन्स। देखो, इस चैप्टर में हम हाइड्रोकार्बन्स के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उनके अलग अलग टाइप्स देखेंगे और फिर हम स्पेसिफिकली एक ग्रुप यानी एल्केन्स पर फोकस करेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज, उनके रिएक्शन सब पर आराम से डीप डाइव करेंगे। एक बात समझ लो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम फाउंडेशनल चैप्टर है। सो इन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझना आगे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहला सवाल, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन, वेल वो तो कार्बन है ही। तो सिंपल सी बात है, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बने हैं और कुछ नहीं। लेकिन इनकी इस सिंप्लिसिटी पे मत जाना, हमारी जो पूरी मॉडर्न लाइफ है ना, वो इन्हीं पे चलती है। सोचो, घर में जो एलपीजी यूज होती है, गाड़ियों में जो सीएनजी या पेट्रोल डलता है, ये सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं। सो नो डाउट ये हमारे प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज हैं। ओके, तो अब इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। हम इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, हम बस ये देखते हैं कि कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसा है। तो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। पहली, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें क्या होता है, सिर्फ सिंगल सीसी बॉन्ड्स होते हैं। इसके अंदर आते हैं एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स। फिर आती है दूसरी कैटेगरी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहां आपको मल्टीपल बॉन्ड्स मिलेंगे, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स। ये होते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस। और हाँ, एक तीसरी बिल्कुल स्पेशल कैटेगरी भी है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन आज के लेक्चर में हमारा पूरा फोकस रहेगा सैचुरेटेड ग्रुप पर, और उसके अंदर भी स्पेसिफिकली एल्केन्स पर। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, एल्केन्स। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट। पता है, एल्केन्स को पहले पैराफिन्स भी कहते थे। ये नाम एक लैटिन फ्रेज से आता है, पारम एफिनिस, जिसका मतलब है लिटिल अफिनिटी, या सिंपल शब्दों में लो रिएक्टिविटी। और ये नाम ना बिल्कुल परफेक्ट है इनके लिए, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में एल्केन्स काफी सुस्त होते हैं। दे आर इनर्ट, वो आसानी से एसिड्स, बेसिस किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हर फैमिली का, जिसे हम होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं, एक जनरल फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला उस पूरी फैमिली को डिफाइन करता है। तो एल्केन्स के लिए वो मैजिक फॉर्मूला क्या है? ये है CnH2n+2। बहुत सिंपल है। यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। चलो ट्राई करके देखते हैं। अगर n को 1 रखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C1H2 × 1+2 यानी CH4। ये है मीथेन। अगर n को 2 रखें तो C2H2 × 2+2 C2H6। ये है ईथेन। है ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड सबसे सिंपल एल्केन मीथेन को दिखा रही है। इसका जो सेंट्रल कार्बन एटम है ना, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। आसान शब्दों में, इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल एक परफेक्ट 3D शेप ले लेता है, जिसे हम कहते हैं टेट्राहीड्रोन। ध्यान से देखो कि कैसे चारों हाइड्रोजन एटम्स इस शेप के कॉर्नर्स पर आते हैं, और इस अरेंजमेंट की वजह से हर हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच एक बिल्कुल प्रिसाइज एंगल बनता है, 109.5 डिग्रीज। ये परफेक्ट टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री ही इनकी स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है। चलिए अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, आइसोमरिज्म। और अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके पास ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन उन एटम्स का अरेंजमेंट, उनका स्ट्रक्चर अलग हो। और इसका नतीजा क्या होता है? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट या रिएक्टिविटी, वो भी बिल्कुल अलग हो सकती हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी क्लियर होगा। लेट्स टेक ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला है C4H10। अब इसके 2 अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। पहला है N-ब्यूटेन, जिसमें सारे 4 कार्बन एटम्स एक सीधी कंटिन्यूअस चेन में हैं, और दूसरा है 2-मिथाइल प्रोपेन, जिसे हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, जिसमें एक ब्रांच चेन है। फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, C4H10, लेकिन इस स्ट्रक्चरल डिफरेंस का असर देखो। N-ब्यूटेन 273 केल्विन पर बॉयल होता है, जबकि आइसोब्यूटेन उससे कम, 261 केल्विन पर। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रांचिंग से मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। सो द की टेकअवे इज, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। और जैसे जैसे हम कार्बन एटम्स बढ़ाते जाते हैं, आइसोमर्स का नंबर लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है। ये स्लाइड हेक्सेन यानी C6H14 के 5 अलग अलग चेन आइसोमर्स दिखा रही है। देखो,
पहला है सीधी चेन एन हेक्सेन। फिर हम एक ब्रांच लगा सकते हैं तो बनेगा 2 मिथाइल पेंटेन या 3 मिथाइल पेंटेन। और अगर हम 2 ब्रांचेस लगा दें तो 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन या 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन। सबका फॉर्मूला सेम है C6H14, लेकिन ये सब 5 अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिनके अपने यूनिक स्ट्रक्चर्स और नेम्स हैं। और आपको एक आइडिया देने के लिए कि ये कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इस नंबर को देखिए। अगर हम बस थोड़ा सा आगे बढ़ें डेकेन तक, जिसका फॉर्मूला है C10H22, तो उसके 75 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। 75! कैन यू बिलीव दैट? यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की असली डाइवर्सिटी शुरू होती है। ओके, सो स्ट्रक्चर एंड आइसोमरिज्म डन। अब हमने कहा था कि एल्केन्स अनरिएक्टिव होते हैं, बट हमेशा नहीं। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ये रिएक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। इनकी पहली मेजर रिएक्शन है हैलोजिनेशन। ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसे होने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आती है यूवी लाइट से। हम यूवी लाइट को केमिस्ट्री में HV सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है? मीथेन के हाइड्रोजन एटम्स एक एक करके क्लोरीन एटम से रिप्लेस होते जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले बनेगा क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, हाँ वही क्लोरोफॉर्म, और आखिर में टेट्राक्लोरोमीथेन। ये एक चेन रिएक्शन है जो चलती रहती है जब तक सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाएं। नेक्स्ट आती है कंबशन, सिंपल भाषा में जलना। जब एल्केन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरी तरह से जलते हैं तो 3 चीजें बनती हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बहुत सारी हीट। और ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है ना, वही रीजन है कि ये इतने अच्छे फ्यूल्स हैं। आपके स्क्रीन पर जनरल इक्वेशन है, और ये वही रिएक्शन है जो आपके घर के LPG सिलेंडर में हो रही है। इनके अलावा ये 3 और की रिएक्शंस हैं जो इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, आइसोमराइजेशन। इसमें हम स्ट्रेट चेन एल्केन्स को उनके ज्यादा यूजफुल ब्रांच्ड आइसोमर्स में कन्वर्ट करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 जैसे कैटलिस्ट की हेल्प से। सेकेंड, अरोमाटाइजेशन। यहां हम 6 या उससे ज्यादा कार्बन वाले एल्केन्स लेते हैं और उन्हें हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर बेंजीन जैसे अरोमैटिक कंपाउंड्स में बदल देते हैं। और थर्ड है पायरोलिसिस, जिसे क्रैकिंग भी कहते हैं। यहां हम बड़े हेवी एल्केन्स को हाई हीट से क्रैक यानी तोड़ देते हैं छोटे ज्यादा वैल्यूएबल एल्केन्स और एल्कीन्स में। एक बात याद रखना, इन तीनों रिएक्शंस के लिए कंडीशंस, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर बहुत क्रिटिकल हैं। ओके, अब हम एक थोड़ा एडवांस्ड लेकिन सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चलते हैं, कॉन्फर्मेशंस। पहले ही क्लियर कर दूं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से अलग होते हैं। आइसोमर्स बिल्कुल अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉन्फर्मेशंस एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से बनते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेंगे, ईथेन यानी C2H6। ईथेन के 3D स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने का एक तरीका है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। यह स्लाइड 2 एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज दिखा रही है। लेफ्ट साइड पर देखो, यह है स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। यहां आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन एटम से जितना हो सके उतना दूर हैं। और राइट साइड पर है इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। यहां हाइड्रोजन एटम्स बिल्कुल अलाइंड हैं, जिससे पीछे वाले हाइड्रोजन आगे वालों से इक्लिप्स हो जाते हैं, यानी छुप जाते हैं। इसको विजुअलाइज करने का एक और बेहतर तरीका है न्यूमन प्रोजेक्शन। यहां हम CC बॉन्ड के अलोंग देख रहे हैं, आगे वाले कार्बन से पीछे वाले कार्बन की तरफ। फ्रंट कार्बन को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और पीछे वाले कार्बन को उसके पीछे एक सर्कल से। अब देखो कितना क्लियर है। लेफ्ट में स्टैगर्ड फॉर्म में सारे हाइड्रोजन एटम्स साफ दिख रहे हैं, उनके बीच 60 डिग्री का एंगल है। लेकिन राइट में इक्लिप्स्ड फॉर्म में पीछे वाले हाइड्रोजन्स आगे वाले हाइड्रोजन्स के बिल्कुल पीछे छुपे हुए हैं। तो सवाल उठता है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सिंपल कॉमन सेंस लगाओ। स्टैगर्ड फॉर्म में क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, उनके बीच रिपल्शन मिनिमम होगा। मिनिमम रिपल्शन मतलब मिनिमम एनर्जी। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का गोल्डन रूल है, मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब इक्लिप्स्ड फॉर्म को देखो, एटम्स पास पास हैं तो रिपल्शन मैक्सिमम है, एनर्जी हाई हो जाती है और इसलिए स्टेबिलिटी मिनिमम रहती है। इस स्पेसिफिक रिपल्शन को हम टॉर्शनल स्ट्रेन कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन हमेशा इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन से ज्यादा स्टेबल होती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। अब चलो थोड़ा एग्जाम मोड में चलते हैं। हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर कुछ कॉमन पिटफॉल्स डिस्कस करेंगे जिनसे आपको बचना है।
ओके, ये एक टिपिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्स में मिल सकता है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंपाउंड हेक्सेन C6H14 का आइसोमर नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2-methyl pentane, बी 2,3-dimethyl butane, सी 3-ethyl pentane और डी 2,2-dimethyl butane। थोड़ा टाइम लो, सोचो। इसका करेक्ट आंसर है सी 3-ethyl pentane। यहां अप्रोच बहुत सिंपल है। देखो, हेक्सेन का फॉर्मूला है C6H14, यानी उसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। हमें बस हर ऑप्शन में टोटल कार्बन एटम्स काउंट करने हैं। ऑप्शन ए, बी और डी तीनों में टोटल 6 कार्बन्स हैं, तो ये हेक्सेन के आइसोमर्स हुए। लेकिन 3-ethyl pentane को देखो, इथाइल ग्रुप में 2 कार्बन और पेंटेन चेन में 5, टोटल हो गए 7 कार्बन्स। इसका मतलब ये हेप्टेन C7H16 का आइसोमर है, हेक्सेन का नहीं। सिंपल। फाइनली, चलो कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। आपको नहीं करनी है। पहला, रिएक्शन कंडीशंस भूल जाना। याद रखो, हैलोजिनेशन के लिए यूवी लाइट यानी HV जरूरी है, आइसोमराइजेशन के लिए एनहाइड्रस AlCl3। इनके बिना रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा, IUPAC नेमिंग में गलती। रूल नंबर 1 है, हमेशा पहले सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढनी है, उसके बाद नंबरिंग शुरू करनी है। और तीसरा, आइसोमर्स और कन्फर्मेशंस में कंफ्यूज होना। इसको दिमाग में बिठा लो, आइसोमर्स बिल्कुल अलग मॉलिक्यूल हैं, जबकि कन्फर्मेशंस एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग रोटेशनल शेप्स हैं। चलिए इस लेक्चर को एक क्विक रिकैप के साथ रैप अप करते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तो चलिए रीकैप करते हैं। हमने सीखा कि एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। उनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन उन्हें एक स्टेबल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देती है। ये चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं और इनकी की रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन, कंबशन और पायरोलिसिस शामिल हैं। फाइनली, हमने ईथेन के कॉन्फर्मेशंस एक्सप्लोर किए और ये एस्टैब्लिश किया कि स्टैगर्ड फॉर्म इक्लिप्स्ड फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें मिनिमम टॉर्जनल स्ट्रेन होता है। और अब आपके लिए एक फाइनल थॉट या कह लो एक छोटा सा होमवर्क। अब जब आप कन्फर्मेशनल स्टेबिलिटी के प्रिंसिपल समझ गए हैं, तो क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले एल्केन यानी प्रोपेन की सबसे स्टेबल कॉन्फर्मेशन कैसी दिखेगी? इसके बारे में सोचिए और हम इसे हमारे अगले एक्सप्लेनर में डिस्कस करेंगे।